नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमारी इतिहास की मध्यकालीन श्रृंखला शुरू होने जा रही है। आज से हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पे सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु बनता है वो हमारा अरबों का सिंधु पर आक्रमण से। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि शुरुआती में भारत का ही एक अंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान था, जो सिंध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो जितने भी इस तरीके से आक्रमण हुए वे सारे सिंधु की तरफ ही हुए। उसका रीजन था क्योंकि वही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें लोग आक्रमण आसानी से कर सकते थे। क्योंकि हम बात करें ऊपर की तरफ तो हिमालय का क्षेत्र था, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समुद्री क्षेत्रों का विस्तार है, एक तरफ चाइना की दीवार थी। तो इस तरीके से जो भी आक्रमण का प्रोसेस शुरू किया लोगों ने, तो वो जितने भी आक्रमणकारी है ज्यादातर सिंधु की तरफ से ही आक्रमण किया और भारत में प्रवेश करना चाहते थे। तो दोस्तों मैं जैसा कि बता चुका हूँ, सिंधु पर आक्रमण करने के उद्देश्य से अगर हम बात करें या भारत में आक्रमण के उद्देश्य से, तो ज्यादातर का ये था कि भारत से धन संपदा को लूटना। क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं ये जान रखा था कि भारत में बहुमूल्य धन है और इन धनों के प्रोसेस को क्या करना, इनको लूटना और इन धनों से अपने राज्य का विस्तार करना। तो इसी श्रृंखला में चर्चा करते हैं अरबों के बारे में, जानकारी कहाँ से मिली हमें और कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और उनका उद्देश्य क्या था, और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अरबों का सिंधु पर आक्रमण के बारे में जानकारी हमें दो पुस्तकों से, चचनामा और फितुल अल बलदान से मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है, ज्यादातर प्रश्नों में जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वो इसी से पूछता है अरबों के भारत पर आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी हमें किस ग्रंथ से या किस रचना से मिलती है। तो वहां पे चचनामा ऑप्शन दिया होता है। अगर मान लीजिए चचनामा ऑप्शन नहीं होगा तो दूसरी पुस्तक आपकी फितुल अल बलदान हो सकता है। ज्यादातर आप ध्यान रखें, चचनामा के बारे में ज्यादा पूछा गया पेपर में जब भी प्रश्न आया है। अब दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले व्यक्ति के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसका मेन उद्देश्य क्या था, भारत में धन संपदा को लूटना, यानी भारत में से संपत्ति को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्योंकि शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें तो इस्लाम धर्म का भारत में किसी भी तरीके का कोई प्रचार नहीं था। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास अरबियन आक्रमणकारी आए, उन लोगों का मेन उद्देश्य यही था, सबसे पहले धन संपत्ति को लूटना और दूसरा उनका उद्देश्य था कि अपने धर्म का प्रचार करना। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मोहम्मद बिन कासिम से देखते हैं हम लोग। अगर दोस्तों हम अरब के बारे में बात करें तो वर्तमान इसका नाम इराक आप सभी भी जानते हैं, तो इसी का ही नाम इराक है। अरब के शासक अल हजाज के भतीजे तथा दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंधु पर आक्रमण किया। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु पर आक्रमण कब किया, तो 712 ईस्वी में आक्रमण किया। अब अगर हम मैप के बारे में बात करें भारत के, तो आप सभी को पता है कि ये वाला जो हिस्सा हमारा सिंधु प्रांत का है, तो इस तरफ से ही आक्रमण करते थे और यहाँ पे सिंधु में ही सबसे पहले अपना क्या करते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बारे में, या फिर वहां से धन संपदा को लूटने के बारे में, या अपने धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से ये लोग आए। अब दोस्तों बात करें तो उस समय सिंधु पर चचवंशी राजा दाहिर शासन कर रहे थे। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, मोहम्मद बिन कासिम के समय में सिंधु पर कौन शासन कर रहे थे, तो राजा दाहिर शासन कर रहे थे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न कई बार एसएससी एग्जामिनेशन या फिर आपके अदर वनडे कंपटीशन में पूछा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम बताएं या कौन था। तो वहां पे 4 विकल्प होंगे, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरीके से आपके ऑप्शन दे देता है, तो वहां पे आपको आंसर टिक करना होगा मोहम्मद बिन कासिम।
यानी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। एक बार फिर से चीजों को ध्यान देते हैं, हाईलाइट करते हैं, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो अरब यानी हम कह सकते हैं अरबों के आक्रमण से जो भी क्वेश्चन है आपके वो सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे इसमें से। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो पहला आंसर निकल गया था आपका 712 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है उस समय सिंध पर किस वंशी शासक का शासन था? तो चच वंशी शासक राजा दाहिर का शासन था। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जाते हैं। अब दोस्तों दूसरे आक्रमणकारी के बारे में बात करें तो महमूद गजनवी के बारे में। गजनी के शासक सुबुद्दीन गजनी एक स्थान था अरब में जहां का ये इनके पिता शासक सुबुद्दीन का पुत्र था। जब ये 27 साल की उम्र में गजनी का शासक बना तो इसका साम्राज्य का विस्तार कम था और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसको धन की आवश्यकता थी और उस धन की पूर्ति करना चाहता था। इस उद्देश्य से इसने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। और अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक बार आक्रमण करने वाला यही है। इसका कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत में हम किसी भी तरीके से अपनी सत्ता स्थापित करें। मेन इसका उद्देश्य यह था कि भारत के धन संपत्ति को लूटना और अपने शासन का विस्तार करना। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है महमूद गजनवी से। गजनी के शासक शुबुद्दीन का पुत्र था, यहाँ पे याद रखना आपको शुबुद्दीन। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं 1000 से 1027 के मध्य इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जब ये आक्रमण करता था तो उस समय जो भी इसको मिलता था धन संपत्ति लेकर भाग जाता था, क्योंकि इसको कभी भी भारत में शासन करने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो इन आक्रमणों में अगर हम बात करें तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सर्वाधिक प्रसिद्ध था। मेन इसका उद्देश्य था शुरू से ही सोमनाथ मंदिर को लूटना, लेकिन सोमनाथ के मंदिर को ये लूट नहीं पाता था। उसके पीछे बहुत ही कहानियां हैं। ऐसा माना जाता था कि सोमनाथ के मंदिर की बनावट ऐसी थी, वो चारों तरफ के उसके जो गेट थे आपस में चुम्बकत्व से जुड़े हुए थे। उन पे जब तक एक साथ फोर्स नहीं लगाया जाता था तब तक वो गेट नहीं खुलता था। और जब भी ये किसी भी दिशा से उस पे आक्रमण करता था तो उस दिशा में वो बल का प्रयोग करता था या लूटपाट करता था, लेकिन वो मंदिर को नहीं लूट पाता था। तो सोमनाथ के मंदिर को लूटने के उद्देश्य से इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। फाइनली इसने 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और उसको क्या किया? इसने लूटा। लूटने के बाद इसको इतनी धन संपदा मिली कि ये बहुत खुश हुआ और इसने भारत पर आक्रमण करने का कभी भी मन में विचार बनाया कि अब वो भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों उसी बीच में रास्ते में जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसके लूटे हुए धन का आधा भाग जो था जाटों ने हथिया लिया। तो जिसके उद्देश्य से इसने क्या किया? 1027 में यानी हम कह सकते हैं अंतिम बार जो आक्रमण इसने किया वो जाटों के विरुद्ध किया था। तो इस तरीके से बहुत सारे युद्ध थे, बहुत सारे इसके आक्रमण थे जिसमें ये क्या करता था? भारत में आता था, वहां की सत्ता को विनाश करता था, वहां की मूर्तियों को तोड़ता था, वहां की धन संपदा को लूटता था, वहां के लोगों पर अत्याचार करता था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे बनते हैं उनको ही हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है, तो आप सभी को पता होगा और जिन्हें नहीं पता है वो इसको ध्यान रखें, गुजरात में है। आज भी सोमनाथ का मंदिर है, आप सभी देखते होंगे, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। तो 1025 में सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण, इसका इन सभी आक्रमण में यानी 17 बार जिसमें आक्रमण किया तो उसमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध था। उस समय गुजरात में चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम शासन कर रहे थे। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था दक्षिण भारत में
उसमें सारे राजवंशों के बारे में चर्चा किए थे। कुछ राजवंश आपके क्या हुए, समाप्त होते चले गए थे और उस पर कोई और शासन करने लगा था या लगातार उन शासन का विनाश हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास उस समय शासन थे जैसे चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान का वर्चस्व था दिल्ली से अजमेर तक का, और दो तरफ आपके चालुक्य वंशी शासकों का वर्चस्व था। यानी दक्षिण भारत की बात करें तो उसमें चालुक्य वंश और आपका चौहान वंश बने हुए थे। तो दोस्तों उसी में हम बात करें तो गुजरात वाले जो प्रांत के बारे में बात करें हम, वहां पे तो चंद्रवंशी शासक भीम प्रथम शासन कर रहे थे जब इसने क्या किया 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, यानी सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, गजनवी के साथ अलवर्णी भारत आया था। भाई कि आया क्या था, ये जबरदस्ती लेके आया था। उसका रीजन था क्योंकि ये अपने आप को इतिहास में लिखाना चाहता था कि मैं जिस तरीके से भारत पर आक्रमण करता हूँ, उनकी सभ्यता को नष्ट करता हूँ या उनके मंदिरों को क्षति पहुंचाता हूँ। उस समय बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित था, तो अशोक द्वारा 84,000 जो स्तूप निर्माण करवाए थे उसमें से 24,000 स्तूपों को भी इसने नष्ट कर दिया था। तो उस ग्रंथों के माध्यम से, यानी ग्रंथों में ये क्या करता था, अलवर्णी को लेकर आया था कि वो लिखे, क्योंकि उसके दरबार का ही लेखक था अलवर्णी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है अलवर्णी किसके साथ भारत आया था, तो आप वहां पे ऑप्शन दिया होगा महमूद गजनवी अपने साथ इसको भारत लाया था, जिसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद ग्रंथों, दोस्तों इस पुस्तक को याद रखिएगा, इसके ग्रंथ को किताबुल हिंद। मैं पहले भी विदेशी स्रोतों में इन सब के बारे में चर्चा कर चुका हूं कि कौन किसके समय में आया था, इसके क्या कार्य था और कौन सी पुस्तकें या कौन से ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु बन के आता है अलवर्णी किसके साथ भारत आया था, गजनवी के साथ में आया था, और इसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो किताबुल हिंद पुस्तक लिखी। उस किताब में लिखा क्या इसने, तत्कालीन भारत समाज का चित्रण किया। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जब ये क्या करता था, जो भारत पर आक्रमण करता था जिस भूभाग पे, उनमें जो लूटता था या वहां की परंपरा को नष्ट करता था, तो वो सारी चीजों को क्या करता था किताबुल हिंद में संग्रह करता था, जिससे जानकारी मिली हमें इसके बारे में। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरा कि जहाद का नारा, इसने आक्रमण के दौरान जहाद का नारा दिया और अपने को बुद्ध किशन यानी मूर्ति भंजक कहा। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया, किसने क्या किया था, 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। तो बुद्ध किशन या मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, तो गजनवी को कहा जाता है। और इसने सुल्तान की पदवी भी धारण की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सुल्तान की पदवी किसने धारण की थी, तो आपका महमूद गजनवी। यानी दोस्तों हम एक बार फिर से अगर इनके बारे में चीजों को चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन आपका निकल के आता है महमूद गजनवी कौन था, तो गजनी के शासक सुबुद्दीन का पुत्र था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमणों में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सर्वाधिक इसका प्रसिद्ध है। वो कब किया था, 1025 में किया था। उस समय गुजरात के राजा कौन थे या गुजरात में शासन कौन कर रहा था, तो भीम प्रथम शासन कर रहे थे। वो किस वंश से संबंधित थे, तो चालुक्य वंशी शासक थे। गजनवी के साथ कौन आया था या अलवर्णी किसके समय में भारत आया था, तो गजनवी के समय में आया था। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है, तो अलवर्णी की है। अलवर्णी ने किताबुल हिंद में किसका वर्णन किया था, भारत के तत्कालीन समाज का वर्णन किया। जहाद का नारा किसने दिया, तो गजनवी ने अपने आक्रमणों के दौरान दिया। किस शासक को बुद्ध किशन या मूर्ति भंजक कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका गजनवी। सुल्तान की पदवी किसने धारण करी, तो गजनवी। यानी जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उम्मीद करता हूं कि सारे ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से मिल जाएंगे। और 1030 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अभी देखा अरबों के सिंधु आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम से बनने वाले क्वेश्चंस और महमूद गजनवी से बनने वाले। इसी श्रृंखला में महमूद या मोहम्मद गौरी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहां से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है इसको देखते हैं। महमूद गौरी
का पहला आक्रमण जो था 1175 मुल्तान का आक्रमण था। वर्तमान में दोस्तों अगर बात करें तो मुल्तान हमारा जो पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। यानी इसने जब सिंधु की तरफ आक्रमण किया था तो पहला प्लेस कौन सा इसको मिला, तो मुल्तान का। यानी पहला आक्रमण इसने मुल्तान पर किया और उसको विजय प्राप्त हुआ। दूसरा आक्रमण इसने कब किया, 1178 में आबू पर्वत के समीप चालुक्य वंशी शासक मूलराज द्वितीय, इस नाम को याद रखना आपको, कौन, मूलराज द्वितीय ने गौरी को पराजित करने वाले प्रथम भारतीय शासक थे। यहां से अगर प्रश्न पूछता है कि गौरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय हिंदू शासक कौन था या किस वंश से संबंधित था, तो मूलराज द्वितीय थे। आबू पर्वत के समीप 1178 में इन्होंने क्या किया था, इसको पराजित किया था। फिर दोस्तों इसने 1192 में पुनः भारत पर आक्रमण किया, जिसे तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये महत्वपूर्ण भी बनता है। 1191 याद रखना है आपको, तराइन का प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया, क्योंकि उस समय पृथ्वीराज चौहान एक श्रेष्ठ योद्धा माने जाते थे। दिल्ली से लेकर अजमेर तक का पूरा इनका ही राजवंश था, क्योंकि ये अजमेर के खुद रहने वाले थे और दिल्ली में इनके जो संबंध बने हुए थे जिस शासक के साथ, उसके कोई संतान ना होने के कारण उसने वो सारा भी दिल्ली का भी शासन इन्हीं के हाथ में दे रखा था। यानी इसने भारत पर, आप सभी को पता है कि सबकी निगाहें कन्नौज पर टिकी हुई थी, तो कन्नौज तक ये इसका टारगेट था, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था, या मोहम्मद गौरी का सपना भारत में धन संपदा लूटना नहीं था, भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना था। यानी कह सकते हैं पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत में शासन करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करना शुरू किया था। जबकि अन्य के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य केवल था धर्म का प्रचार करना और धन संपदा लूटना, और यही आपका उद्देश्य महमूद गजनवी का भी था, साम्राज्य का विस्तार करना, भारत से धन लूटना। लेकिन मोहम्मद गौरी का ऐसा उद्देश्य नहीं था। ये क्या करता था, भारत में सत्ता स्थापित करना चाहता था और स्पेशली अगर हम बात करें तो कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उसको पहले अजमेर और दिल्ली पर अधिपत करना था। जब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया, यानी वो भाग जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगता है कि अब ये इतनी जल्दी आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने जाकर 1 साल कठिन संघर्ष किया, यानी अपनी सेना को तैयार किया और सभी को युद्ध प्रशिक्षण किया, और इसके बाद 1192 में ही इसने क्या कर दिया, तराइन के द्वितीय युद्ध, 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उनका वध कर डाला। तो यहाँ पे दोस्तों 2 महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। पृथ्वीराज चौहान की गलती ये थी, उन्होंने क्या किया, इतनी जल्दी अंदाजा नहीं लगाया था कि इतना बड़ा ऐसा कोई युद्ध होने वाला है जो इनके पराजय का कारण बना। और उसके पीछे भी बहुत सारी भ्रांति हैं, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, या हम कह सकते हैं कि जितने भी राजपूत शासन थे उन सब में आपस में मतभेद था, एक दूसरे पर आक्रमण करना, उनके क्षेत्रों में आधिपत्य करना, विस्तार करना, तो इसकी वजह से वो एक दूसरे के सहयोग नहीं करते थे, जिसका पराजय का कारण बना। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियां अभी और भी हैं जो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि कहा जाता है कि इसने वध नहीं किया, इस युद्ध में इनको बंदी बना के ले जाता है और इनकी आंखें फोड़ देता है। फिर इसके बाद इनके दरबार में चनवरदाई रहते थे और उनके द्वारा प्रतिशोध लेने के लिए गौरी को उन्होंने अपने चौपाई के माध्यम से शब्दवेदी बाण से उनकी हत्या कर दी और उसके बाद फिर उसका वध कर दिया जाता है। तो अभी तो हम इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। तो जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे वो ये बनेंगे, तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित कौन हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, पृथ्वीराज तृतीय भी नाम देता है। किसने पराजित किया, तो मोहम्मद गौरी ने। जैसे इसने क्या किया, इनको यहाँ पे पराजित किया तो अजमेर और दिल्ली पर इसका
आधिपत्य हो गया और इसके बाद सीधे इसने क्या किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम देखें तो दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ना शुरू हो गई। तो अगला बिंदु हमारा आता है, इसके बाद इसने क्या किया, 1194 में चंद्रावट के युद्ध में जयचंद्र को पराजित किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, जयचंद्र की बेटी को पृथ्वीराज चौहान भगा ले जाते हैं या स्वयंवर से उठा ले जाते हैं, जिसके वजह से इन दोनों में मतभेद रहता है। तो पृथ्वीराज चौहान का साथ ये नहीं देते हैं और जिसके कारण जब पृथ्वीराज चौहान का पूरा साम्राज्य का आधिपत्य ये कर लेता है गौरी, तो उसके बाद ये क्या करता है, चंद्रावट के युद्ध में जयचंद्र को पराजित करता है और लगभग भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। तो यहाँ पे 3 बिंदु हो जाते हैं आपके, 1191, 1192 और 1194। अक्सर पेपर में पूछा जाता है। चंद्रावट के युद्ध में क्या होता है, जयचंद्र को पराजित कर देता है और इस तरीके से गौरी का विस्तार भारत पर होना शुरू हो जाता है। 15 मार्च 1206 को इसकी गौरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद का जो दोस्तों है दिल्ली सल्तनत पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आपकी दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है, जिसमें गुलाम वंश हैं आपके और तुगलक वंश हैं, सैयद वंश हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।